वर्सेस अमेरिका एंड इजराइल। ये वर्सेस तो यहां दिखाई दे रहा है, लेकिन देखिए इसमें फायदा किसका हो रहा है। किसी का नुकसान, किसी का फायदा होता है। यहां किसका नुकसान हो रहा है और फायदा किसका हो रहा है, अगर आप इसको देखेंगे तो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा और आगे मैं इसकी डिटेलिंग भी करूंगा। ट्रंप वर्सेस मुस्तफा, पुतिन विजेता इसमें कैसे हो रहे हैं, किस किस मामले में पुतिन इस समय विक्टोरियस महसूस कर रहे हैं, और ये अमेरिका के लिए, इजराइल के लिए, खासतौर से अमेरिका के लिए क्या एक सेटबैक है। किन किन पहलुओं में ऐसा हो रहा है वो मैं आपको बताऊंगा, और साथ ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के करीब, पर्शियन गल्फ के करीब से आपको लाइव अपडेट भी दूंगा। इस समय वहां क्या चल रहा है हम वहां से भी कनेक्ट करेंगे, लेकिन जरा पहले ये खबर देखिए। इराक में यूनाइटेड स्टेट्स बेस पर ईरान का ड्रोन हमला। इराक में यूनाइटेड स्टेट्स बेस पर ईरान का ये ड्रोन हमला, और उसकी तस्वीरें देखिए जरा। इराक में यूएस बेस पर ईरान का ड्रोन हमला। यूएस बेस पर चुन चुन कर हमला कर रहा है ईरान। जैसा कि हम युद्ध के पहले दिन से ही आपको बता रहे हैं, तरीर और इरबिल, यहां ये दो बेसिस हैं और इन बेसिस को धुआं बनाने में लगा हुआ ईरान पहले दिन से ही ये देखने को मिल रहा है। यहां देखिए, अब जो कुछ बच खुच भी गया है उसके ऊपर भी अभी ईरानी मिसाइलें हमला कर रही हैं, ड्रोन जाकर गिर रहे हैं, और इस जगह को लेकर कितना फ्यूरियस है ईरान इन अटैक से दिखाई देता है। ये देखिए जरा, बचा हुआ हिस्सा, उनको लग रहा है कि यहां से इसको ऑपरेशनल बनाने लायक अमेरिका को एक लंबा वक्त लगना चाहिए, और यहां यही दिखा रहा है ईरान कि अगर हम पर हमला किया गया तो हम बेशक जंग जीतने वाली सूरत में ना जाएं, लेकिन इतने घाव देंगे कि जंग की कीमत क्या होती है ये तुमको भी महसूस हो, और यही घाव देने का काम यहां पर चल रहा है। ईरान ने यहां जो किया है ये इसी तरह की इंजरी इन्फ्लिक्ट की है, ये इसी तरह का एट्रिशन दिया है, ये इसी तरह का घाव दिया है, ताकि ये पता चले अमेरिका को, इजराइल को इसका एहसास हो कि हर जंग की एक कीमत होती है और कीमत तुमको भी चुकानी पड़ेगी। अगली खबर देखिए। एरबिल में 2 ईरानी ड्रोन इंटरसेप्ट हुए। तो जहां की मैं ये तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं, इराक में जो एयर बेसेस हैं जिनको हमला बनाया जा रहा है, एरबिल में 2 ड्रोन इंटरसेप्ट भी हुए हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन इधर देखिए, अमेरिकी जहाज पर हमले का लेटेस्ट वीडियो आया सामने। ईरान ने अमेरिकी जहाज को निशाना बनाया है। इधर ईरानी जहाजों को अमेरिका निशाना बना रहा है, और उधर से ईरान की तरफ से भी अमेरिकी जहाजों को निशाना बनाने का सिलसिला शुरू है। और यहां पर देखिए और सुनिए इन आवाजों को। ये ईरान ने अमेरिकी जहाज को निशाना बनाया। रात के वक्त ली गई तस्वीरें, मतलब आज जब दिन उगा तब यहां पर ये चल रहा था रात भर, और उसकी तस्वीरें आपके सामने। भयानक धुआं आपको समंदर के सरफेस के ऊपर दिखाई देगा, और जाहिर है इसका बड़ा नुकसान, बड़ा टोल इसका पर्यावरण पर भी पड़ रहा है। खैर, उस बारे में तो कोई इस समय बात करने के लिए तैयार ही नहीं। ऐसा लगता है पर्यावरण एक ऐसी चीज है जिसकी चिंताएं केवल कॉप जैसी जगहों पर मंचों से जताई जाती, वरना ये सब इंसान क्यों कर रहा होता। यहां देखिए, और ये नारे ये बता रहे हैं कि किसकी तरफ से किस पर हमला किया गया है। जरा सुनिए इन आवाजों को और देखिए इन तस्वीरों को, फिर आगे ले चलता हूं आपको। एरबिल में 2 ईरानी ड्रोन इंटरसेप्ट हुए हैं। जैसा मैंने आपको बताया, 2 ईरानी ड्रोन इंटरसेप्ट हुए। कुछ एक ड्रोन ऐसे हैं जो जाकर हिट करने में भी कामयाब हुए एरबिल में, लेकिन कुछ एक ड्रोन इंटरसेप्ट कर लिए गए। इंटरसेप्ट हुए अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम से ड्रोन तबाह, ड्रोन हमले को नाकाम किया गया। अब यहां एक सवाल यह भी है, देखिए जो अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम्स यहां लगे हुए हैं वो बहुत खर्च के साथ इन ड्रोन्स को नष्ट करते हैं। ये ड्रोन उनके मुकाबले बड़ी कम लागत से बने हुए ड्रोन हैं, जबकि उसके मुकाबले जो इंटरसेप्टर इनको दागने पड़ते हैं वो बहुत ज्यादा कीमत वाले इंटरसेप्टर हैं। ये लगातार हम आपको बता रहे हैं, और इस तरीके से अगर ये ड्रोन इंटरसेप्ट करके नष्ट किए भी जाते हैं तो उसकी एक बड़ी कीमत अमेरिका को चुकानी पड़ती है। अगली खबर की तरफ ले चलता हूं आपको। IRGC के ऑपरेशनल कमांडर को इजराइल ने मार दिया है। अबू धर मोहम्मदी हिजबुल्लाह से ये इस हमले में कहा जा रहा है कि ये इसको एलिमिनेट किया गया है। बेरूत में ऑपरेशन संभाल रहा था मोहम्मदी। बेरूत में ऑपरेशन संभाल रहे मोहम्मदी के संदर्भ में यह खबर देखिए। ईरान ने तेज की बमबारी। जैसा मैं आपको कार्यक्रम की शुरुआत से ही बता रहा हूं कि इराक पर
इराक में इन दोनों एयर बेसिस पर लगातार बमबारी चल रही है, ड्रोन मारे जा रहे हैं। बसरा के अल-फाव में ईरान का हमला हुआ है। हमले के बाद धुएं का गुबार दिखाई दे रहा है। ये बसरा से तस्वीरें देखिए, अल-फाव में यह हमला देखिए, यहां पर हमले के बाद वो दूर उठता धुएं का गुबार देखिए। और आईआरजीसी ने शुरू किया हमले का 43वां चरण, 43वीं वेव आप इसको कह सकते हैं। आईआरजीसी की तरफ से हमले की 43वीं वेव है ये। ईरान की मिसाइल लॉन्चिंग का वीडियो जारी कर ताबड़तोड़ मिसाइलों की मार दिखाई गई। देखिए यहां जरा, ईरान की मिसाइल लॉन्चिंग का वीडियो जारी, ताबड़तोड़ मिसाइलें मार रहा है ईरान। ये 43वीं वेव है ईरान की तरफ से मिसाइलों की। एक बार में पूरी एक खेप, एक बराज ये जाता है दुश्मन देश की तरफ, ईरान की तरफ से। और ऐसे जो अभी तक जंग के शुरू होने के बाद से 28 तारीख को जितने फेजेस हुए हैं उनकी गिनती अगर आप करें तो 43वां फेज है ये, जो ईरान की तरफ से मिसाइलों का इस समय मारा गया और उसकी तस्वीरें जारी की गई। और ये अभी की खबर है, मतलब ये लेटेस्ट तस्वीर है जो इस समय आप देख रहे हैं वॉर फ्रंट से। और अगली खबर यह है, ईरानी सेना के बेस पर बड़ा हमला हुआ है। जाहिर है जहां से ये मिसाइलें मारी जा रही हैं उन जगहों को भी चिन्हित किया जा रहा है और उनको भी उड़ाया जा रहा है। यूनाइटेड स्टेट्स ने और इजराइल ने एयर स्ट्राइक की है। एयर स्ट्राइक के बाहर भारी तबाही दिखाई दे रही है। जगहों को चिन्हित करने और उनको उड़ाने का सिलसिला जारी है। और ये बात तो आप जानते हैं, ये बात कही गई थी आईआरजीसी की तरफ से कि हमने मोज़ैक डॉक्ट्रिन के तहत सारे 31 प्रोविंसेस को मिसाइल सिटी में कन्वर्ट कर दिया है। हर एक जगह से, हर एक प्रोविंस से हमारे पास मिसाइलों को दागने के लिए लॉन्चर्स मौजूद हैं, साइलोज मौजूद हैं। और इसीलिए जब ये अलग अलग वेव्स जाती हैं मिसाइलों की तो उन जगहों को चिन्हित करके उन जगहों पर साइलोज को, लॉन्चर्स को पकड़कर उनको तबाह करने का सिलसिला। अमेरिका की तरफ से चौंकाने वाला बयान, ये बहुत बड़ा बयान है, दिखाइए जरा। हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के लिए तैयार नहीं हैं, हम जहाजों का भी सुरक्षा नहीं दे सकते। अमेरिका के ऊर्जा मंत्री क्रिस राइट बोले, क्रिस राइट ने कहा हम तैयार नहीं हैं। तो आप तैयार नहीं थे तो मधुमक्खी के छत्ते में आपने हाथ डाला क्यों? मेजर गौरव आर्य। जी बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश। एक वॉशिंगटन पोस्ट का आर्टिकल है, बड़ा इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। और वॉशिंगटन पोस्ट का आर्टिकल ये कहता है कि ईरान जितना लड़ाई से पहले तेल निर्यात करता था उससे कहीं ज्यादा लड़ाई के बाद निर्यात करना उसने शुरू कर दिया। अब आप ये सोचिए कि पूरा मामला है किस चीज का? क्या ये मिसाइल का मामला है या पैसे का मामला है? यानी कि उसने एक मोनोपोली हो गई आज की तारीख में तेल की, और वो मोनोपोली है ईरान की। चाहे उसके कस्टमर एक दो ही हो, वो एक अलग बात है, लेकिन उसकी मोनोपोली हो गई। और बाकी पूरी की पूरी मिडिल ईस्ट में अपना तेल बिक रही है ना गैस बिक रहा है। अगर कोई गैस और तेल का विक्रेता है, अगर कोई सेलर है, तो दैट इज ईरान। एक तो जा कैसे रहा है, इनके टारगेट तक जा कैसे रहा है? फिर जहां ये बेच रहे हैं वहां तक कैसे पहुंचा रहे हैं? ये चाइनीज शिप्स हैं सर, उसको अटैक नहीं कर रहे ये लोग। इनकी चाइना के साथ अंडरस्टैंडिंग है। अब थोड़ी बहुत ये इंडियन शिप्स को भी आने दे रहे हैं वहां से, लेकिन इंडियन शिप्स जो हैं वो ईरानियन मटेरियल कैरी नहीं कर रहे, वो और मटेरियल कैरी कर रहे हैं। कुछ कुछ इंडियन शिप्स आए हैं, लेकिन कहते हैं जिस दिन से लड़ाई शुरू हुई है 12 मिलियन बैरल तेल जा चुका है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से चाइना को। यानी कि 1 मिलियन बैरल हर रोज वहां से ट्रेवल कर रहा है और चाइना सुरक्षित पहुंच रहा है। एक तो ये बात है। दूसरी चीज ये है कि जिस तरीके से इन्होंने और देशों के ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट किया है दिनेश, आप एक बात मान लीजिए, सबसे बढ़िया इस लड़ाई में बात है, बढ़िया इन द सेंस कि जिस तरीके से ईरानियों ने प्लान करा है, उन्होंने इस तरीके से प्लान किया है कि इकोनॉमिक चोट पहुंचे और तेल का जो भाव है, जो आज की तारीख में 90 और $95 पर बैरल है, वो 200 पार कर जाए। और उनका एम यह है कि जब 200 पार कर जाएगा तो इतना लोड आएगा, इतना ट्रंप के ऊपर दबाव आएगा कि अपने आप ये लड़ाई बंद हो जाएगी। ये बहुत और तीसरी सबसे बड़ी बात है, तीसरी सबसे बड़ी बात, अगर ये रेजिम बच जाती है और ये रेजिम कोलैप्स नहीं करती दिनेश, तो एक बात मान के चलिएगा कि इसके बाद फिर ये रेजिम हटने वाली नहीं है। अगर ये बच जाती है, तो मैं ये नहीं कह रहा बचेगी, लेकिन अगर बचती है तो फिर इसका तोड़ कोई निकाल नहीं पाएगा, क्योंकि इससे भीषण हमला। ये तीनों बातें जो आपने कही हैं मैं अपने दर्शकों के लिए दोहरा देता हूं। गौरव आर्य कह रहे हैं कि एक तो ईरान का तेल बिक रहा है, वो पहुंच रहा है अपने टारगेट्स तक, वो पहुंच रहा है चाइना तक। चाइनीज की शिप्स जो हैं, टैंकर जो हैं, वो ईरान से तेल ले जाकर दे रही है। जाहिर है इकोनॉमी अभी भी चल रही है ईरान की। किसकी रुकी हुई है? मिडिल ईस्टर्न वो कंट्रीज जो अपना तेल बेचकर, एनर्जी बेचकर अपना जेबें भरती रही अभी तक, उनकी दुकान जरूर इस समय शटर लगभग डाउन हो चुका है। और ये बड़ी मुश्किल की घड़ी, और जब अमेरिका खुद कह रहा है हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के लिए तैयार नहीं, तो जाहिर है उन तमाम मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज के लिए और भी बड़ा खतरा बन जाता है। अगली खबर बताने से पहले आपको यह बता दूं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के एकदम करीब
पर्शियन गल्फ से, आप जानते हैं पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान, इसी के बीच में वो नुकीला हिस्सा है जिसको आप जानते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के नाम से, जहां से केवल 33 किलोमीटर की वो पट्टी जो ईरान के जो ईरान के कंट्रोल में कही जाती है, उसी जगह के करीब से हमारे साथ कोई लाइव जुड़ने वाला है। जैसे वो लाइव जुड़ती हैं हमारे साथ, मैं आपका परिचय कराऊंगा। संगीता कुमारी हमारे साथ बल्कि जुड़ गई हैं ठीक उसी जगह से, और जहां पर वो दिखाई, आपको जो समंदर दिखाई दे रहा है संगीता जी के, अगर आप बैकड्रॉप में देखेंगे तो वो असल में वो जगह ही गल्फ ऑफ, वो पर्शियन गल्फ है जहां से वो हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। संगीता जी, इस दौरान आपने क्या देखा? क्योंकि मैं ये देख रहा हूं कि 8-10 दिनों से लगातार आप वहां पर हैं, आपका एक्सपीरियंस क्या है? अगले 1 मिनट में अगर आप हमको ये बता पाएं। ये धन्यवाद मुझे मौका देने के लिए। और मैं ये कहना चाहती हूँ, मैं 12 दिन से यहाँ हूँ। 27 तारीख को आई थी और 28 से यहाँ पे स्ट्राइक्स, इंटरसेप्शन वगैरह स्टार्ट हुआ है। तो लाइफ अगर देखें कतर में तो पैनिक नहीं है, बहुत नॉर्मल चल रही है। डे टू डे लाइफ लोग बहुत कामली कर रहे हैं, लेकिन ऑफ कोर्स सारी चीजें बंद हैं। जहाँ पे भी थोड़ा रश हो सकता है भीड़ भाड़ की जगह पे, ये बंद कर दी गई है प्रिकॉशनरी। LNG जो इनका गैस का है वो ऑलरेडी बंद कर चुके हैं। तो सारे प्रिकॉशंस मेजर लेते हुए कतर गवर्नमेंट बहुत अच्छे से सिटी को संभाले हुए है और उनको सेफ्टी दे रही है। लेकिन इन कंट्रीज में क्या ये एहसास है कि हम अमेरिका की दी हुई सिक्योरिटी पर भरोसा कर रहे थे, एक्चुअली ये क्या हमारे लिए उल्टा पड़ गया? और दूसरे, ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जिसका नाम दुनिया में सब लोग समझ गए हैं, वो लोग जो नहीं भी जानते थे समझ गए कि ये कितना महत्वपूर्ण हिस्सा है, उसको लेकर आप लोग कुछ सुनते हैं क्या वहां रहते हुए? बिल्कुल सुनते हैं। अगर इसमें थोड़ी भी दिक्कत आएगी, क्योंकि आप भी जानते हैं बहुत नैरो लाइन है, 30 किलोमीटर का जो लाइन है, इसमें किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है तो सिर्फ गल्फ कंट्री या मिडिल ईस्ट की परेशानी होगी, बहुत सारे कंट्री अफेक्टेड होंगे। और प्राइस जो है ऑयल का, डीजल, ये सबका रॉकेट की तरह, स्काई रॉकेट की तरह आगे बढ़ जाएगा। क्या आपके लिए भी सरप्राइजिंग था जब मेजर गौरव आर्य अभी ये बता रहे थे कि ईरान का तेल फिर भी पहुंच रहा है उसके मार्केट्स तक? क्या आपके लिए भी हैरानी की बात थी कि इस तरह की स्थितियों में भी ईरान का तेल उसके मार्केट्स तक पहुंच रहा है? बिल्कुल, ये हैरानी की बात है। और वैसे ईरान का तो हरकत देख करके कतर गवर्नमेंट भी हैरान है, क्योंकि वो अपना नेबर भाई, कहते हैं ना, भाई भाई जैसा मानते थे। नेबरिंग कंट्री है, काफी दोस्ती थी। जब कतर पे हमला किया, यहाँ पे मिसाइल्स और ड्रोन से हमले किए जाने की बात हुई, तो वो भी हैराना शॉक्ड है कि भाई हम पे क्यों हमला हो रहा है। अगर यूएस गवर्नमेंट, उनका जो बेस कैंप है, तो वो तो ऑलरेडी पहले ही खाली कर दिया जा चुका था, फिर भी यहाँ पे हर दिन आ रहा है। आज भी हमारे पास नेशनल सिक्योरिटी अलर्ट आया एवरी डे नेशनल सिक्योरिटी अलर्ट आपके पास आता है, और उसके बाद आपको जो एहतियात बताई गई है उस एहतियात को आपको बरतना पड़ता है। हालांकि बीते दिनों मसूद पेजेश्कियान की तरफ से यह बयान आया था कि हम अपने पड़ोसी देश जो हैं उनके साथ उनसे माफी मांगते हैं, अगर उनके यहाँ उनके बेसिस से, जो अमेरिकन बेसिस हैं, हमारी तरफ हमले ना आ रहे होते तो हमने उनको टारगेट ना किया होता। मैं आपके पास आऊंगा तो ये भी समझूंगा संगीता जी कि वहां लाइफ क्या हमेशा की तरह चल रही है, वैसे ही दिखाई दे रहा है, या कहीं कोई मुश्किल भी समझ में आ रही है? और दूसरा, आप लोगों का जो लोग इस समय स्टक हो गए हैं वहां पर, क्या उनका बाकायदे ध्यान रखा जा रहा है? आप लोग ठीक तो है ना? आगे आऊंगा तो आपके पास ये भी समझूंगा। खबर भी देख लीजिए, इराक के पास जहाजों पर हमले में इस्तेमाल हुआ इसका रॉयटर्स के रिपोर्ट्स के हवाले से बड़ी खबर है, ये बड़ा दावा है। इराक ने हमले के पीछे ईरान के हाथ की पुष्टि की है। विस्फोटकों से लदी बोट से हमला किया गया, ये बताया जा रहा है इराक की तरफ से। ये कहा जा रहा है नई चीजें भी, कमोडोर काले, ये बहुत सारी चीजें, ये तो सरप्राइज करता है कि 12 दिन बाद भी इनके पास कुछ ऐसा है जो नया निकालने के लिए। नहीं, इसमें कोई सरप्राइज नहीं है दिनेश। अगर आपने ध्यान से ईरान की जो मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस है वो देखी होती तो डेफिनेटली पता होता कि अपार्ट फ्रॉम द पेट्रोल बोट्स उन्होंने जो है ड्रोन बोट्स बनाई हैं। अच्छा। एंड ड्रोन बोट्स उनके पास अवेलेबल हैं और काफ़ी मात्रा में अवेलेबल हैं। देखिए, ड्रोन बोट में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है। बेसिकली रिमोट कंट्रोल बोट है जिसके अंदर एक्सप्लोसिव फिट किया जाता है और सरफेस पे जाती है। उससे जो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं, जिन्हें मिजेट सबमरीन्स बोलते हैं, 2 मैन सबमरीन्स बोलते हैं, जो पानी के नीचे चलती हैं। आपको पता है कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है वो ज़्यादा गहरा नहीं है और उसके जो गहरे चैनल्स हैं वो केवल रिस्ट्रिक्टेड हैं, किलोमीटर की विड्थ में, 1 किलोमीटर की विड्थ में रिस्ट्रिक्टेड चैनल्स हैं जहां से टैंकर्स एक्चुअली पास करते हैं। जैसे जैसे शोर के पास आता है वैसे ही जो पानी है वो कम गहरा हो जाता है, तो उसमें मेजर सबमरीन्स ऑपरेट नहीं कर सकती हैं। तो ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के लिए जो अपनी नेवल प्लानिंग करी है वो शैलो बोट्स और फास्ट अटैक क्राफ्ट
और जो मिजेट सबमरीन्स हैं इसके साथ की है। और ये जो फास्ट अटैक क्राफ्ट्स है, अगर आप छोटा करें तो इनको आप रिमोट कंट्रोल बोट्स में जो है आराम से तब्दील कर सकते हैं, उसमें कोई बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजिकल डिफिकल्टी नहीं है। और उन्होंने वही किया है। जो ड्रोन्स पानी के अंदर ऑपरेट करते हैं, जैसे आप एक मतलब आप एक रिमोट कंट्रोल सबमरीन या एक रिमोट कंट्रोल अंडर वाटर व्हीकल बनाएं, वो थोड़ा सा टेक्नोलॉजिकली ज्यादा चैलेंजिंग है। सरफेस वेसल इतनी चैलेंजिंग नहीं है। सरफेस पर ये उतना ज्यादा चैलेंजिंग नहीं है। अगर अंडर वाटर बनाते हैं तो ये थोड़ा चैलेंजिंग है। लेकिन मेजर गौरव आर्य, आपके पास आऊंगा तो एक सवाल आपसे जानना चाहता हूं। लोग ये भी कह रहे हैं कि असल में अगर इस समय ईरान का विदेश विभाग किसी देश को अश्योर भी करता है कि ठीक है आपके जो जहाज यहां से निकल जाए, उन पर हमला नहीं किया जाएगा, तो जिस मोज़ेक डॉक्ट्रिन के तहत वहां इस समय हमले चल रहे हैं, जरूरी नहीं है कि संदेश उन तक भी पहुंचे। तो कंफ्यूजन में भी कई हमले हो सकते हैं। क्या ऐसा हो सकता है? मैं आपके पास आऊंगा तो ये समझूंगा। लेकिन जरा ये खबर बता दूं अपने दर्शकों को, ओमान के सलाला पोर्ट पर बड़ा ड्रोन हमला हुआ है। बंदरगाह पर मौजूद मीना पेट्रोलियम सुविधा पर हमला हुआ है। ड्रोन हमले के बाद तेल स्टोरेज टैंकों में भीषण आग लग गई है। तो ये सब जब देखा जा रहा होगा, हर एक जाहिर है ये मिडिल ईस्टर्न कंट्री जब ये देख रही है और ये बड़े अटैक कहीं कभी भी हो रहे हैं, तो दूसरे तमाम भी सहम रहे हैं। जहां पर भी अमेरिकन एयर बेसेस हैं, उन सबको यही लग रहा है कि ये हाल अब शायद हमारा भी वैसा ही होने वाला है। कहीं पर कोई हमला होता है तो जहां हमला नहीं है वो भी सहमा रहता है। और ये पेन इन्फ्लिक्ट करने में ईरान कामयाब रहा है, मिडिल ईस्ट को ये बताने में कि ये घाव तो तुमके भी मिलेंगे और तुम्हारे घाव का दर्द अमेरिका तक महसूस होगा। प्रोफेसर अमिताभ, देखिए, ये घाव अमेरिका तक तो पहुंच ही रहा है, पहुंचेगा ही। जैसे जैसे बॉडी बैग्स आते जाएंगे, अमेरिकन का प्रोटेस्ट वहां शुरू हो जाएगा। और मैं बार बार यही कहता हूं कि ट्रंप साहब आए थे फॉरएवर वॉर्स खत्म कराने के लिए, अब वो फॉरएवर वॉर्स में फंसते जा रहे हैं। और दुनिया को उन्होंने प्रिपेयर भी नहीं किया। इस समय उनका कोई साथ नहीं दे रहा। यूरोप ने अपने हाथ पीछे कर लिए हैं और जो भी कर रहे हैं बड़े रिलक्टेंटली फोर्स करने के बाद कर रहे हैं। और ये जो पूरा परिदृश्य इस समय वेस्ट एशिया का हो रहा है, अगर ये इसी तरह अटैक करता रहा ईरान और अपने तेल बेचता रहा, जैसे 2 मिलियन रोज बेचते थे, हॉर्मुज स्ट्रेट से जाता था, अब वो 2.1 मिलियन हो गया टोटल वर्ल्ड का ईरान का आउटपुट। और जो हॉर्मुज स्ट्रेट है, एक चीज बहुत गौर करने वाली बात है, वहां पे सिर्फ ईरानी शिप्स ही जा सकती हैं और ईरानी शिप्स को टारगेट नहीं किया जा रहा है, कोई दूसरी देश नहीं कर रहा है। इसलिए वो अपने तेल तो बेच रहे हैं, अपने कार्गोज उनके आ रहे हैं, लेकिन जो दूसरे कार्गोज जा रहे हैं, जैसे अभी हुआ भारत में जो आ रहा था उस पर, और जो एक और टैंकर पे हुआ, वो इस हॉर्मुज स्ट्रेट पर सिर्फ ईरान के लोग ही अटैक कर रहे हैं, वहां की IRGC ही कर रही है। इसलिए उनके लिए तो ये सिक्योर है कि उन पर कोई अटैक नहीं करेगा। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ईरान को इन सारी चीजों में ये फायदा हो रहा है कि उसकी जो रिलायबिलिटी थी तेल के प्रति और चीन के प्रति, वो भी स्पष्ट हो रही है। और चीन इस समय इतना मजबूत है, अगर हॉर्मुज स्ट्रेट बंद भी कर दिया जाए, सबसे ज्यादा घाटा भारत या भारत जैसे देशों को होगा जो उन पर डिपेंडेंट है वेस्ट एशियन ऑयल पे। लेकिन चीन, अगर मैं ये स्ट्रेस करके बता रहा हूं, अगले 5 साल तक भी दुनिया से तेल नहीं खरीदे तो अपने तेल को रिफाइन करके वो प्रोसेस करके अपना देश का काम चला सकता है। भारत बहुत बड़ी आप कह रहे हैं बात, तो फिर मेरे को यहां एक और चेहरा लगाना चाहिए था। फिर पुतिन ही इससे बेनिफिट हो रहे हैं ऐसा नहीं है, इसके लिए इसके साथ शी जिनपिंग का चेहरा भी लगाना चाहिए था। कि असल में अगर ये ट्रंप वर्सेस मुस्तफा हो रहा है तो सिर्फ पुतिन नहीं, शी जिनपिंग भी इसके विजेता है। 7वां सबसे बड़ा ऑयल रिजर्व है चाइना के पास, ये आप गौर नहीं कर रहे हैं। और वो अपने तेल लॉलीपॉप की तरह लिखा है, बच्चों की तरह बाद में निकालेगा वो तेल, वो अपने लोगों को बांटेगा। जब सबके पटाखे फूट चुके होंगे दिवाली में, तब फिर उनके पटाखे निकलेंगे कि हमारे तो अभी बाकी, हमारी दिवाली अभी कायम है। ये क्या शी जिनपिंग और पुतिन के लिए, दोनों के लिए ये गोल्डन टाइम चल रहा है कई मायनों में। जरा ये खबर देखिए। ये भी बता दूं आपको, सुनील अलग साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इकोनॉमिकली पूरे वर्ल्ड को कितना बड़ा डेंट है, किन किन देशों को डेंट है स्पेसिफिकली, और किन की बल्ले बल्ले, वो हम उनसे जानेंगे। लेकिन पहले बहरीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास एक बड़ा धमाका हुआ है, वो देख लीजिए। मुहर्रक द्वीप पर मौजूद फ्यूल टैंक सुविधा को बनाया गया निशाना। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरानी ड्रोन हमला हुआ, हमले के बाद इलाके में भीषण आग लग गई। तो पर लगी आग बुझाने की कोशिश चल रही है, काफी देर तक कोशिश के बाद आग बुझी। ईरानी नेवल ड्रोन ने किया था हमला। हमले के वक्त दोनों टैंकर तेल ट्रांसफर कर रहे थे, तेल का ट्रांसफर चल रहा था जिस दौरान यह हमला हुआ। अब जरा देखिए, ये क्रूड जो आप सुनते हैं, ये क्रूड है क्या, कितने तरह का है, और असल में इसके होने नहीं होने से, कम होने से, ज्यादा होने से क्या फर्क पड़ता है दुनिया की सेहत को। अमेरिका के पास जो क्रूड है उसको कहा जाता है WTI, वेस्ट टेक्सास इमीडिएट, बल्कि ये लाइट स्वीट क्रूड है और इसमें पेट्रोल ज्यादा निकलता है और इसको दुनिया के हल्के और स्वीट क्रूड के कैटेगरी में रखा जाता है। कनाडा में WCS मिलता है,
ये बहुत भारी क्रूड होता है। भारी क्रूड को उतना बढ़िया नहीं माना जाता है क्योंकि इसको रिफाइन करने के लिए बहुत सारे जतन करने पड़ते हैं और वो आपके कॉस्ट को बढ़ाता है। वेनेजुएला से मेरे क्रूड मिलता है और इसे सबसे भारी क्रूड की कैटेगरी में शामिल किया जाता है। रिफाइन करना बहुत खर्चीला होता है। रूस में उसका मुख्य जो है यूराल क्रूड है और यूरोप की रिफाइनरियों में इसको फिर बाद में साफ किया जाता है। और ये यूरोप की रिफाइनरियों की पहली पसंद होता था तब तक जब तक रशिया और यूक्रेन वॉर शुरू नहीं हो। उसके बाद ये धीरे धीरे घटता ही चला गया। और सऊदी अरब लाइट इसको कहते हैं, मध्यम गुणवत्ता का है। इराक में बसरा लाइट है। भारत इराक से बड़ी मात्रा में इसको खरीदता रहा है। ईरान का क्रूड बहुत हल्का और बहुत भारी, दोनों तरह की कैटेगरी का क्रूड यहां से निकलता है और अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरह की सप्लाईज होती हैं। नॉर्वे का, यूके का ब्रेंट क्रूड है और इसी को मानक माना जाता है, इसलिए आप ब्रेंट क्रूड हमेशा सुनते हैं। ये लाइट और स्वीट होता है और ज्यादातर तेल की कीमत इसी आधार पर तय होती है। अब जरा ये देखिए, यहां जब मुश्तबा वर्सेस ट्रंप है तो क्या पुतिन विजेता है? अभी आपको यह पता चला कि सिर्फ पुतिन नहीं, शी जिनपिंग भी विजेता है। लेकिन किन किन मायनों में असल में पुतिन विजेता हो रहे हैं वो आपको बताते हैं। ट्रंप वर्सेस मुश्तबा, पुतिन विजेता। तेल क्या माला माल बनाने वाला है? वाकई तेल वाकई माला माल इसलिए बनाएगा क्योंकि यूराल में अचानक आप देखें, यूराल क्रूड जो है उसकी मांग बहुत बढ़ गई है और उसके दाम बहुत बढ़ गए हैं। यूक्रेन में अमेरिका का उतना ध्यान नहीं है, इसलिए एक मौका भी मिल गया है। पश्चिम में ऊर्जा संकट और ज्यादा गहराएगा और इसका फायदा जब उनकी निगाहें रशिया की तरफ जाएंगी तो जाहिर है पुतिन को मौका मिलेगा कि हाँ, बहुत हीरो बनने चले थे, अब बताओ क्या हुआ, यूराल क्रूड चाहिए। और आप जानते हैं कि एशिया में जिसके पास एनर्जी होगी उसी का दबदबा बढ़ेगा और इस हिसाब से ये रशिया के लिए अपॉर्चुनिटी है। इंटेलिजेंस बढ़त, एशिया में इंटेलिजेंस बढ़त इस हिसाब से कि पहले अगर वेस्टर्न कंट्रीज और अमेरिका, यूके, ये सब यूक्रेन की मदद कर रहे थे इंटेल के हिसाब से, तो इधर ईरान की मदद करके वो हिसाब बराबर किया जा रहा है और जाहिर है इससे भी बहुत फर्क पड़ रहा है पूरे वॉर सिनेरियो में। अब यहां पर देखिए, ईरान वॉर से पहले रूसी क्रूड यूराल $59 प्रति बैरल था। युद्ध के बाद यूराल क्रूड 76 के पार चला गया डॉलर के हिसाब से। रूस की कमाई का मुख्य जरिया तेल और गैस है और इस लिहाज से ये एक बड़ा अपॉर्चुनिटी टाइम है पुतिन के लिए। रूस ईरान को सैटेलाइट डेटा दे रहा है, यूक्रेन को इंटेलिजेंस मदद मिल रही थी उन कंट्रीज की तरफ से। यहां अब शायद ये सौदा चल रहा होगा कि अगर आप उधर इंटेल देना बंद करते हैं तो फिर हम भी सोच सकते हैं कि हम ईरान को इंटेल दें या ना दें। ये कुल मिलाकर वो सिनेरियो है जिसमें यह समझा जा रहा है कि समय पुतिन जो हैं वो बड़े फायदे वाली सिचुएशन है। सुनील अलग साहब, एक कमेंट आपसे चाहता हूं, क्या वाकई जैसा समझ में आ रहा है, जैसा इन आंकड़ों में दिखाई दे रहा है, सिचुएशन वैसी ही है? अब देखिए, कोई 7% ईरान से ऑयल जो इंपोर्ट हो रहा है, 7% ओनली, तो जो भी अगर समझो 7% बिकम 0%, वैसे हमारे पास 2 महीने के लिए, जो मिनिस्टर ने कहा है, हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि 2 महीने के लिए अपना ऑयल था। अब रशिया से मंगवाएंगे। अब रशियन ऑयल हैज टू कम इनटू इंडिया, वेदर इट्स अ टफ ऑयल और वेनेजुएलन ऑयल, जो ट्रंप ने कहा है कि लीजिए आप, वो दूसरे won't come through the Strait of Hormuz, it'll come through the Cape of Good Hope, अफ्रीकन एरिया से आएगी। तो इंडिया इज क्वाइट ओके इन टर्म्स ऑफ ऑयल, बट नाउ अब जो है तो है। तो देखो, सबने बेल्ट टाइटन करना है। देखो, अल्टीमेटली वॉर अगर होगा तो फिर जैसे वॉर बढ़ेगी तो वैसे ही अगर देखो, ईरान, मोदी जी ने ईरान पे भी, इजराइल पे भी, अमेरिका पे भी, सब जगह उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। मोदी जी कर रहे हैं तो उसके बाद कर रहे हैं तो करने दो। लेकिन अब देखो, हमें अपना बेल्ट टाइटन करना है कि एलपीजी, जो भी गैस नहीं आएगा, हर एक देश में। तो आप ये कह रहे हैं सर कि दुनिया में कोई ऐसा नहीं होगा कि असर ना पड़े, लेकिन क्या वाकई कुछ दुकानें ऐसी हैं जो चमक जाएंगी, जिसका फायदा मिलेगा उनके लिए? क्या ये वक्त जो है एक तरीके से गोल्डन है? प्रोफेसर अमिताभ कुछ कहना चाह रहे हैं बहुत क्विकली। मैं एक लेख लिख रहा था, उसमें मैंने थोड़ा सा स्टैटिस्टिक दे दूं। रशियन क्रूड ऑयल जो है अब तक, जब भारत से प्रतिबंध लगा था, $40 पर बैरल बिक रहा था और अब इसका दाम अचानक 62 से 72 बैरल प्रति बैरल हो गया है। और पूरे रूस का 30% जो है फेडरल बजट इसी तेल से चलता है और 40% मिलिट्री स्पेंडिंग इससे होती है। और इसके अलावा अगर बात बता दीजिए, वो जो अमेरिका कह रहा था कि आपसे जो तेल खरीदते हैं वो असल में वॉर मशीनरी को ऑयल कर रहे हैं, अब वो क्या करेगा? जेलेंस्की कहता था ब्लड मनी है, ब्लड मनी है।
और अब ये जो $11 अगर बढ़ेगा, आप समझिए $28 बिलियन का फायदा होगा सिर्फ एक साल में रूस को, तो कितना आप उसको युद्ध में झोंक पाएंगे। राइट। और अगली खबर देखिए, फारस की खाड़ी में तेल टैंकर पर हमले की नई तस्वीरें आई हैं। ईरानी विस्फोटक बोट से निशाना बनाया गया था इसे। तबाह हुए टैंकर में एक अमेरिकी जहाज शामिल। यहां पर आपको उसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखाते हैं। ये तस्वीरें देखिए। तब तक मेजर गौरव आर्य के पास जाता हूं। किसी का फायदा, किसी का नुकसान, या सबका नुकसान, क्योंकि वर्ल्ड कनेक्टेड है। मेजर गौरव आर्य। नहीं, बिल्कुल इसमें ऐसा है कि जो कई लोग ये कह रहे थे कि जब भारत ने रूस से तेल खरीदना कम किया तो लोगों ने बोला नहीं साहब, भारत तो प्रेशर में आ गया। उस वक्त भी मैंने ये बात समझाने की कोशिश की थी कि रूस आपको इसलिए तेल बेच रहा है क्योंकि लड़ाई चल रही है। आज की तारीख में वही चीज देखिए ना, जो हमसे पहले जो पैनलिस्ट थे उन्होंने क्या बात बताई, बड़ी अच्छी बात बताई कि ये एक सिचुएशन है, ये एक तो कंडीशन है जिसके तहत आपको ये तेल मिल रहा था सस्ते में। अब वो कंडीशन नहीं है, तो भारत पहले फंड कर रहा था यूक्रेन की लड़ाई, यूक्रेन में मौतें भारत फंड कर रहा था। आज की तारीख में भारत वो मौतें फंड नहीं कर रहा है। तो ये अमेरिका को सूट कर रहा है ना, ये तो अमेरिका को सूट कर रहा है, पहली बात। दूसरी चीज, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है दिनेश जी इसमें, कि इंडिया अभी कनाडा ने ऑफर करा है भारत को। कनाडा कहता है ऑयल एंड गैस आपको कितनी चाहिए, तो इसमें जाहिर सी बात है टाइम लगेगा। वही केप ऑफ गुड होप वाला रास्ता है, वही अफ्रीका के नीचे वाला रास्ता है जिसमें टाइम लगेगा। लेकिन भारत के पास ऑप्शंस हैं। ऐसी बात नहीं है कि भारत के पास ऑप्शंस नहीं है। इंडिया विल मैनेज टू गेट ऑयल। थोड़े समय के लिए दिक्कत होगी, लेकिन फिर ये चीजें सॉर्ट आउट हो जाएंगी। एक बड़ी खबर आ रही है। तुर्की कह रहा है जल्दी से जल्दी वॉर को रुकना चाहिए, शांति का बटन तुरंत दबाना चाहिए। तुर्की कह रहा है। ये इसके मायने क्या है वो भी हम समझेंगे, लेकिन पहले ये देख लीजिए जरा। ईरान ने 2 जहाजों पर हमले की जिम्मेदारी ली है। होर्मुज में 2 जहाजों पर हमले की जिम्मेदारी ईरान ने ली। थाई जहाज पर हमले की जिम्मेदारी ईरान ने ले ली है, और लाइबेरिया फ्लैग जहाज पर भी हमले की जिम्मेदारी ईरान ने ले ली। अब सवाल ये है, एक चीज और आपसे मेजर गौरव आर्य बहुत जल्दी से, कि क्या मान लीजिए अगर किसी को अश्योर करता है कि ठीक है तुम्हारे जहाज जाने देंगे, ये विदेश विभाग कह देता है वहां से बातचीत में, तो इस समय जिस तरीके के हमले हो रहे हैं, क्या उनमें सिनर्जी है कि वो बात कम्युनिकेट हो जाए और हमले ना हो, या जो मोज़ेक डॉक्ट्रिन के तहत हर जगह अलग अलग एक इंडिपेंडेंट यूनिट बन गई है लड़ाकों की, क्या ऐसा तो नहीं है कि इस तरह की प्रॉमिस के बावजूद हमला हो जाए? नहीं, देखिए रिस्क तो है, क्योंकि जो डिसेंट्रलाइज्ड मेथोडोलॉजी के तहत वो लोग लड़ रहे हैं, वो वही बात है कि अब वो ऑटो पायलट पे चले गए। अब हो सकता है कि कम्युनिकेशन हो पाए, हो सकता है कम्युनिकेशन ना हो पाए, क्योंकि हर जगह अलग मिसाइल, अलग ड्रोन, अलग क्रूज मिसाइल, अलग फौज, अलग निर्देश, और अलग उनके कि अगर ये कमांडर मर गया तब आप क्या करेंगे, वो मर गया तब क्या करेंगे। तो एक अलग डॉक्ट्रिन चल रही है। मैं ये नहीं कह रहा कि आपस में कम्युनिकेशन बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ऐसा कभी होता नहीं है। कम्युनिकेशन रहता है, लेकिन हाँ, मिसकैलकुलेशन के बहुत बड़े चांसेस हैं। मिसकैलकुलेशन के चांसेस हैं, इसीलिए किसी भी आश्वासन को पूरी तरह आश्वासन नहीं माना जा सकता जहाजों के वहां से ट्रांसपोर्टेशन के संदर्भ में। और यूक्रेन अटैक के बाद G7 देशों ने प्रतिबंध लगाया था। यहां पर देखिए, पहले और अब की हिसाब किताब। यूक्रेन युद्ध में G7 देशों ने प्रतिबंध लगाया था। अब अमेरिका ने 30 दिन तक तेल बेचने की छूट दी। तो हॉर्सेस फॉर कोर्सेस, ये जो कहा जाता है कि तुम माथा दिखाओ, मैं टीका लगाऊंगा और अपने नियम तब बताऊंगा जब तुम मुझको आदमी बता दोगे, कोई स्थापित नियम नहीं है। जब जैसी स्थिति है वैसा नियम बनाया जा रहा है। पहले अमेरिका रूस को आर्थिक संकट में फंसा रहा था, अभी क्या है, ईरान युद्ध से अमेरिका खुद ही चारों तरफ से घिरा हुआ दिखाई दे रहा है। पहले और अभी का कंपैरिजन, अमेरिका ने रूस से तेल खरीदने पर भारत पर टैरिफ लगाया था, और यहां पर देखिए 11 दिन में ही भारत ने रूस से तेल की खरीद 45% तक बढ़ा दी। पहले और अभी में बहुत फर्क है। इस युद्ध के छिड़ने के पहले और बाद में रूस पर कैपिंग से बड़ा घाटा हो रहा था, जाहिर है ऑयल कैपिंग से, और यहां बगैर कुछ किए रूस को $20 से $30 पर बैरल का मुनाफा तो अभी होना शुरू किया, अभी हो गया है। और अगर यह युद्ध और ज्यादा खिंचता है तो जाहिर है इसके और ज्यादा एक तरीके से फायदे रशिया को होंगे। लेकिन एक बार मैं संगीता कुमारी जी के पास जाना चाहता हूं, जो हमारे साथ बनी हुई हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के एकदम करीब से। वो हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, पर्शियन गल्फ उनके बिल्कुल करीब वहां पर दिखाई दे रहा है। आप देखिए संगीता कुमारी जी, वहां पर किन किन मायनों में चीजें बदली हैं? वहां के लोगों से भी आपकी बात होती होगी। क्या लाइफ वैसी ही चल रही है जो 28 तारीख से पहले थी, या बहुत चीजें बदल गई? आवाज अनम्यूट कीजिए प्लीज, अनम्यूट कीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही। संगीता जी को बोलिए वो अनम्यूट करें, उनकी आवाज आना हमारे तक जब तक इंश्योर करें आप। वैश्विक ऊर्जा कंपनियों का बड़ा फैसला, अगली खबर देखिए। कई कंपनियों ने घोषित किया फोर्स मेजोर, घाड़ी में तनाव के बीच में LNG सप्लाई पर इसमें बड़ा असर पड़ेगा।
अगली खबर देखिए, ईरान जंग से यूरोप की इंडस्ट्री पर संकट। ऑयल गैस की कीमतों में दबाव में फैक्ट्रियां। जर्मनी के केमिकल सेक्टर पर बड़ा असर, गैस और तेल महंगे होने से उत्पादन संकट। होर्मुज तनाव का यूरोप की अर्थव्यवस्था पर सीधा असर। कार्तिकेय काले सर, यूरोप ने तो एक जमाने में बड़े आंख दिखाई है रशिया को। अब क्या वो टाइम आ रहा है कि अच्छा भाई बीता भुला दो यार, एनर्जी चाहिए, समझा करो, वो तो यूक्रेन के चक्कर में हो गया। अब ये होने वाला है क्या? नहीं, देखिए यूरोप पिछले कई महीनों से काफ़ी टेंशन में गुजर रहा है। देयर इज़ नो डाउट इन दैट। इकोनॉमी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, इसीलिए वो आपने पूरा ड्रामा देखा था जब हमारा FTA उनके साथ हो रहा था। कितने ड्रामे हुए, आगे गए, पीछे गए, इधर गए, उधर गए, बट फाइनली घूम फिर के बात मान के हमारे पास आ गए। तो उसी प्रकार से बेसिकली उनकी सिचुएशन इस समय इतनी अच्छी नहीं है। जर्मनी में तो वैसे ही बहुत बड़ी फाइनेंशियल क्राइसिस है, यूके में है, फ्रांस में है, तीनों जगह पे क्राइसिस चल रही है। पर लोग अपने अपने तरीके से उस क्राइसिस को झेल रहे हैं। देखिए, उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी विंटर्स में गैस की अवेलेबिलिटी। विंटर्स अब धीरे धीरे खत्म हो गई हैं, अब हम समर्स की तरफ चल रहे हैं। तो गैस अवेलेबिलिटी जो है केवल इकोनॉमिक यानी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के ऊपर ही फोकस रहेगी। एंड आप याद रखिए, जर्मनी के और फ्रांस के और यूके के जो मेजर इंडस्ट्रियल हाउसेज हैं वो सब गैस पावर्ड हैं, यानी गैस पे ही चलते हैं। तो देयर इज एन इशू, इसमें कोई डाउट नहीं है। पर इस समय अब स्पेशली जब इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने जो अब 400 ऑलमोस्ट मिलियन बैरल्स का जो रिलीज किया है, उसके कारण जो है ये प्रेशर डेफिनेटली यूरोप पे कम होगा। अगली खबर देखिए, यूरोप पर फिलहाल तो ये प्रेशर कम, लेकिन ये युद्ध कितना लंबा खिंचता है उस पर बहुत सारे डायनेमिक्स डिपेंडेंट है। और ईरान जंग से ब्रिटेन में गैस के दाम में उछाल। 4 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंची कीमतें। तेल $100 के पार जाने से बाजार में हड़कंप मचा हुआ है। महंगाई 5% तक बढ़ने का खतरा एक्सपर्ट्स बता रहे हैं। ये भी आप देख रहे हैं कि बेशक बहुत सारी कुशनिंग है अभी कंट्रीज के पास, जैसा बताया जा रहा था, लेकिन उसके बावजूद हड़कंप मचना शुरू हो गया है। पेट्रोल करीब 135 और डीजल 149 पेंस प्रति लीटर। ये दबाव महसूस होना शुरू हो गया। लेकिन क्या वहां पर भी ये दबाव है जहां पर एक्चुअली जहां से एनर्जी पूरी दुनिया के लिए निकल कर जाती है, उन देशों में भी ये दबाव महसूस हो रहा है क्या? एक बार फिर से चलते हैं संगीता कुमारी जी के पास। संगीता जी, मैं ये जानना चाह रहा था, लाइफ एज यूजुअल है वहां पर या चीजें बदली हैं? नहीं, चीजें थोड़ी बदली हुई हैं, बिल्कुल एज यूजुअल तो नहीं है। प्रिकॉशंस सभी लोग ले रहे हैं, घर से थोड़ा निकलना कम हो गया है, लेकिन जो डेली काम काज करने वाले लोग हैं वो एज यूजुअल कर रहे हैं। बहुत सारे ऑफिसेज में वर्क फ्रॉम होम दे दिया गया है। और जब भी नेशनल अलर्ट आते हैं, सिक्योरिटी अलर्ट आते हैं, तो उस समय एक एडवाइजरी आती है कि आप स्टे इंडोर, विंडोज के पास मत रहिए, क्योंकि डेब्री गिरने के चांसेस हैं, या जब मिसाइल इंटरसेप्ट हो रही है तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन काफी अच्छे तरीके से मैं कह सकती हूँ कि कतर के गवर्नमेंट इन चीजों को हैंडल कर रहे हैं। और तो गवर्नमेंट्स अभी तक बेहतर हैंडल कर रही हैं, लेकिन ये जो अभी तक माफी मांगने के बावजूद मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज पर ईरान की तरफ से जो हमले हैं, क्या ईरान यही करेगा? हमले करता जाएगा, माफी मांगता जाएगा, और अगर ऐसा होगा तो इन जगहों पर टेंशन और बढ़ने वाली है। ईरान जंग के बीच वैश्विक तेल सप्लाई पर बड़ा संकट। अगली खबर देखिए, दुनिया भर के देशों में तेल गैस की कमी का खतरा। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी IEA ने बुलाई आपात बैठक। IEA के 30 से ज्यादा सदस्य देशों की बाजार की स्थिति पर चर्चा। जरूरत पड़ने पर रिजर्व तेल बाजार में लाया जाएगा, लेकिन रिजर्व तेल सबसे आप नहीं निकलवा पाएंगे। रिजर्व तेल जारी करने के लिए जाहिर है जिनका अनुबंध है IEA के साथ वो तो मजबूर हैं, लेकिन जिनका नहीं है उनको सिर्फ एडवाइजरी के तौर पर कहा जा सकता है। ये उनकी अपनी मर्जी है कि वो निकालेंगे नहीं रिजर्व तेल। अब जरा इधर आ जाइए, बैरल, गैलन, ये बहुत सुनते हैं ना आप, ये ब्रेंट, अलग अलग तरह के क्रूड, इनके नाम बहुत सुनते हैं आप। मैंने आपके सामने रखा अभी। अब ये बैरल, गैलन, ये भी बहुत सुनते हैं। एक बैरल 42 US गैलन के बराबर होता है, और अगर इसको लीटर में आप ले जाएंगे तो करीब करीब 159 लीटर ये होता है। अब जरा इससे जुड़ा हुआ वो पहलू भी समझ लीजिए जो आपको ये जानना चाहिए कि ये कितना किसके पास अभी है, कितना किसके पास अभी रिजर्व है, और कितना आने वाले दिनों में। क्या ये फ्रीज है? अगर नहीं है तो इसको क्विकली आगे बढ़ाइए। ये बैरल और गैलन का गणित अब ये देख लीजिए। अमेरिका 84.4 करोड़। कौन कितना गैलन तेल प्रोड्यूस करता है वो मैं आपको बता रहा हूं, आगे आप गैलन लगा लीजिएगा। सऊदी अरब 45.7 करोड़, रूस 45.3 करोड़, कनाडा 24.7 करोड़, और ईरान 21.4 करोड़। ये आपको बताता है कि असल में अमेरिका होने के पीछे एक वजह ये भी है। अब यहां पर ये देखिए कहां कितनी खपत है। अमेरिका में 20.5 मिलियन बैरल पर डे, चाइना में 16.2 मिलियन बैरल पर डे, भारत में 5.4 मिलियन बैरल पर डे, रूस 3.8 मिलियन बैरल पर डे। ये बताता है कि एनर्जी है तो ही आपकी गाड़ी चल रही है। मैं एक बार जल्दी से ये जानना चाहता हूं सुनील अलग साहब, क्या
ये माना जाए कि करीब महीने भर के अंदर अगर ये वॉर सिमटता है तो दुनिया फिर भी शॉक एब्जॉर्ब कर लेगी मेजरली? अब देखिए, शॉक तो अब्जॉर्ब, इंडिया स्पेशली जो है तो शॉक अब्जॉर्ब कर लेगी 1 महीने के लिए। तो अगर वॉर 2 महीने 3 महीने चलता है तो उस वक्त तो हम कंप्लेन करेंगे गवर्नमेंट के बारे में, लेकिन नो पॉइंट इन कंप्लेनिंग। एब्सोल्युटली हम देखो, घर में एलपीजी है, घर में दोनों ने एलपीजी का ऑलरेडी अनाउंस कर दिया है, बंद हो गया तो हो गया। अब देखो तो सर, मुझे बताया जा रहा है कि मैं 30-40 सेकंड ऑलरेडी एक्सीड कर चुका हूं उस टाइम से जो हमको अलॉटेड है इस शो के लिए। बहुत धन्यवाद करता हूं आप सभी मेहमानों का मेरे साथ आज की शाम इस चर्चा में जुड़ने के लिए।